मेघावत की बात सुनकर युगराल ने भी कुछ सोचते हुए कहा, सबसे जरूरी बात तो यह है कि कंपटीशन जीतने के बाद सभी लोगों की नजरें उस आदमी पर ही होंगी, और जब वो वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर तब तुम उसे मारना चाहोगे तो। वहीं तीनों के पास खड़ा ध्रुव इन सभी बातों को थोड़े गौर से सुन रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि तीनों की बहस में उसका बीच में बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। इतने में मेघावत ने युगराल की बात सुनकर परेशान होते हुए जारान से आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भूमि की काबिलियत के बारे में नहीं पता है? मैं मानता हूं कि उसकी काबिलियत के हिसाब से उसके लिए टॉप 3 में जगह बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर उस अधेड़ उम्र के हकीम को कंपटीशन से हटा भी दे तो भी उस लड़की का कंपटीशन जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है। रही बात रेहान की, तो वैसे तो उसने शांडल से काफी कुछ सीखा है, लेकिन उम्र और तजुर्बे के हिसाब से वो उस आदमी जुमाका से काफी कमजोर है। इसलिए अगर कोई उस आदमी के करीब आ भी सकता है तो वो है ये लड़का ध्रुपद। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस आदमी जुमाका ने जरूर अपनी बहुत सी शक्तियां अभी छुपा कर रखी होंगी, और आखिरी राउंड में जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तब शायद ध्रुपद भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इस दौरान हकीम जारांत ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो लगातार दोनों की बातों को थोड़े ध्यान से सुनते रहे। तभी युगराल ने उन्हें देखकर आह भरते हुए कहा, जारांत, तुम्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। उस आदमी का इस कंपटीशन में शामिल होना वैसे ही रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें रूल्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कैसे भी करके उस आदमी को कंपटीशन का विनर बनने से रोक लो। इतने में हकीम जारांत ने कहां भरी और फिर वो रात की ठंडी हवा को महसूस करने लगे। इसके साथ ही अचानक उनके दिमाग में कुछ आया और उनकी रफ्तार अचानक से काफी धीमी हो गई। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाकर फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग सही कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। वुहान साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का नाम इतने सालों से सबसे ऊपर है, इसलिए मैं अपनी वजह से इसे मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। और फिर जैसे युगराल और मेघावत ने इतनी देर से चुप जारांत की बात को सुना तो दोनों ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो कम से कम तुम्हें हमारी बात समझ तो आई। इसके तुरंत बाद हकीम जारांत के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई दी, जिसके साथ उन्होंने पलटकर ध्रुव से मुस्कुराते हुए सवाल किया, ध्रुव जरा मुझे एक बात बताओ, आज तुमने जितनी शक्तियां इस्तेमाल की वो तुम्हारी पूरी शक्तियां तो नहीं थी ना? हकीम जारांत की बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए हकीम जारांत की तरफ देखकर हल्की झिझक के साथ जवाब देते हुए कहा, हकीम जारांत, आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वैसे नहीं, वो मेरी पूरी शक्तियां नहीं थी, मैंने थोड़ी शक्तियां अभी भी अपने पास बचा कर रखी हैं। वहीं ध्रुव की बात सुनकर हकीम जारांत के चेहरे पर हंसी आ गई, जिसके साथ उन्होंने कहा, मैं जानता था, न जाने क्यों लेकिन आजकल की पीढ़ी हमेशा चीजें छुपा कर रखना पसंद करती है, लेकिन अच्छा है। इतना कहकर हकीम जारांत ध्रुव के पास आए और उन्होंने ध्रुव की पीठ पर थपथपाते हुए उससे आगे कहा, देखो ध्रुपद, इस बार के हकीम कंपटीशन के लिए मुझे डर है कि शायद मुझे तुम पर यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़े कि तुम्हें उस सुमाका से किसी भी हाल में जीतना होगा। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए मजबूरी में हकीम जारांत से कहा, हकीम जारांत, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वैसे तो मैं उस इंसान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो एक हकीम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है। उससे मेरे जैसा नौसिखिया हकीम जिसके पास ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है आखिर कैसे जीत पाएगा? ये सुनकर हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, हाँ मैं जानता हूं कि हम पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि उस आदमी ने रूल्स तोड़कर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसलिए कोई हमें गलत नहीं कह सकता। इतना कहकर उन्होंने युगराल और मेघावत की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों वापस लौट जाओ, मैं हमारे दोस्त ध्रुपद को एसोसिएशन लेकर जा रहा हूं। दरअसल मुझे उसे कुछ जरूरी चीजें बतानी है। वहीं हकीम जारांत की बात सुनते ही युगराल और मेघावत एक पल के लिए तो हैरान रह गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ नजरें घुमाकर अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। वहीं ध्रुव ने देखा कि कैसे वो लोग पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए, जिसके बाद उसने हकीम जारांत से थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, हकीम जारांत, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? ये सुनकर हकीम जारांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद वो सीधे शहर के बीच में बने हकीम एसोसिएशन की तरफ बढ़े। वहीं उन्हें उस तरफ जाता हुआ देख ध्रुव एक पल के लिए झिझकने के बाद उनके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त वो दोनों तेजी से बिल्डिंग की छतों पर से होकर हकीम एसोसिएशन की तरफ जा रहे थे, और तकरीबन 10 मिनट के बाद उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी को भी इस बात की भनक न लगे, और वो आखिरकार हकीम एसोसिएशन पहुंच गए। और फिर वहां पहुंचते ही हकीम जारांत ने आसपास नजरें घुमाई और फिर अंदर की तरफ जाते हुए ध्रुव से कहा, चलो अंदर चलते हैं। देखा जाए तो इस वक्त काफी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हकीम एसोसिएशन तो रोशनी से जगमगा रहा था। उस जगह को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात का वक्त था। वहीं एसोसिएशन के दरवाजे पर गार्ड्स खड़े हुए थे, जो हर किसी को सुबह से आते जाते हुए देख रहे थे, और तो और उनके चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दिन भर इस तरह खड़े रहने के बाद वो लोग थक गए थे। फिर जैसे ही गार्ड्स की नजर दरवाजे की तरफ आते एक बूढ़े आदमी पर पड़ी तो एक पल के लिए वो काफी हैरान रह गए,
जिसके बाद उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि इस हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन थे। तो गार्ड्स की नजरों में हकीम जारांत के लिए इज्जत दिखाई देने लगी। तभी हकीम जारांत ने दरवाजे से गुजरते हुए दोनों गार्ड्स की तरफ देखकर उन्हें एक मुस्कुराहट दी और फिर उन्होंने पलटकर ध्रुव को जल्दी चलने का इशारा किया। वहीं हकीम जारांत को इस तरह खुद को बुलाते देख ध्रुव मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस दौरान ध्रुव को अंदर जाते हुए देख दरवाजे पर खड़े गार्ड्स काफी हैरान हो गए और उनकी हैरानी की वजह यह थी कि वो जब से इस एसोसिएशन के गार्ड्स बने थे तब से उन्होंने हकीम जारांत को किसी जवान लड़के के साथ इस तरह नहीं देखा था। फिर ध्रुव उनकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए हकीम लोका के पीछे पीछे एसोसिएशन के अंदर पहुंच गया। उसके बाद अंदर पहुंचते ही वो लोग काफी सारे बड़े कमरों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान एसोसिएशन के अंदर जो भी हकीम जारांत को देखते तो वो इज्जत से उन्हें नमस्ते करते और अपना सिर झुका लेते। वहीं हकीम जारांत के बगल में चलते हुए ध्रुव बेस वक्त इज्जत के पूरे लुत्फ उठा रहा था। फिर जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए तो अचानक से बड़े से हॉल में मौजूद हकीम आपस में फुसफुसाने लगे। इस जवान लड़के को तो कहीं देखा है, ये तो हकीम कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला ध्रुपद मौर्य लगता है ना? हाँ, दोनों को साथ देखकर तो ऐसे ही लगता है कि चेयरमैन उसे बहुत खास मानते हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हारी बातें भी वक्त की बर्बादी हैं। अरे भाई, ये लड़का ही तो इकलौता था जो उस ग्रे कोट वाले लड़के को टक्कर दे पाया था जो जोराल साम्राज्य से आया हुआ है। अगर हकीम जारांत इसे खास नहीं मानेंगे तो फिर किसे मानेंगे? अगर ये लड़का कंपटीशन जीत जाता है तो शायद ये हकीम कंपटीशन के इतिहास का सबसे कम उम्र का विनर होगा, है ना? हाँ, अक्सर ऐसे लोग जल्दी शुरुआत करते हैं। मैंने तो जिंदगी भर का सफर किया है, लेकिन तब भी मैं इस एसोसिएशन का सुपरवाइजर ही बन पाया हूँ। इन सभी बातों से काफी दूर ध्रुव इस वक्त हकीम जारांत के पीछे पीछे चलता जा रहा था और वो लोग एसोसिएशन के सबसे ऊंचे फ्लोर पर जा रहे थे। फिर हकीम जारांत और ध्रुव उस फ्लोर के एक कमरे के सामने आकर रुक गए, जिसके बाद हकीम जारांत ने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाना शुरू किया। तभी उनके पीछे पीछे ध्रुव भी उस कमरे के अंदर गया और अंदर अपनी नजरें घुमाते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। ध्रुव ने देखा कि वो कमरा काफी ज्यादा बड़ा था और देखने में बहुत सालों पुराना लग रहा था। इसके साथ ही दीवारों से लगी बुक शेल्फ में बहुत सी पुरानी किताबें भी रखी हुई थी और कमरे के बीच में एक बहुत ही पुरानी टेबल रखी थी। इतने में हकीम जारांत ने ध्रुव को टेबल में लगी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो ध्रुपद। और जारांत का कहना मानकर ध्रुव हामी भरते हुए चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद वो कुछ पलों के लिए मुस्कुरा रहे हकीम जारांत को ही देखता रहा। फिर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हकीम जारांत, आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कह सकते हैं, और अगर मैं वो काम करने के काबिल रहा तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, देखो ध्रुपद, मुझे लगता है कि तुम भी शायद समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार कंपटीशन के विनर बनो। इस पर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हकीम जारांत, मैं खुद भी इस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि। और इसके पहले कि ध्रुव आगे कुछ कहता, हकीम जारांत ने उसकी बात समझते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तीसरे राउंड में जो सवाल सभी को मिलने वाला है उसमें किसी तरह का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक हकीम की असली काबिलियत और उसकी शक्तियों के जरिए ही जीता जा सकता है। इतना कहकर हकीम जारांत ध्रुव के चेहरे की हैरानी को देखने लगे, क्योंकि फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि हकीम जारांत उससे कहना क्या चाह रहे थे। ये देखकर हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, उस तीसरे और आखिरी राउंड में किसी तरह की बंदिशें नहीं होंगी और न ही किसी तरह की कोई मदद, यहाँ तक कि जड़ी बूटियों के निखारने से लेकर दवा के बनने तक सभी कुछ हकीमों को ही संभालना होगा। आसान लफ्जों में कहूं तो कल के राउंड के लिए एसोसिएशन किसी भी हकीम को कोई नुस्खा नहीं देने वाली है। इस कंपटीशन में शामिल हुए हकीमों को खुद पर भरोसा करते हुए असरदार दवा तैयार करनी होगी, और अगर कोई हकीम खुद का नुस्खा चुन लेता है जिसके साथ उसके पास उस दवा को बनाने का सामान भी मौजूद हो तो वो किस्मत वाला समझा जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास एक भी सामान नहीं हुआ फिर तो वो उसकी बदकिस्मती। वहीं हकीम जारांत की बात सुनते हुए ध्रुव का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। दरअसल ध्रुव मन ही मन एसोसिएशन को ऐसे राउंड के लिए कोस रहा था। वो जानता था कि अगर हकीम जारांत उसे ये चीजें पहले से नहीं बताते तो जो सबसे ताकतवर दवा वो बना पाता वो थी रैंक 3 की दवा, जिसके नुस्खे विदुर ने उसे दिए थे। लेकिन ध्रुव इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि सिर्फ एक रैंक 3 की गोली की मदद से वो जुमाका, रेहान या फिर राजकुमारी भूमि से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह थी कि उनके पास नुस्खों और जड़ी बूटियों का खजाना था जो ध्रुव के पास नहीं था। इतने में हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, वैसे तो इस तरह के राउंड में एक बहुत बड़ा हाथ किस्मत का भी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किस्मत भी सिर्फ काबिल का ही साथ देती है। इसलिए जितना मेरा तजुर्बा कहता है उस हिसाब से कल जुमा का एक रैंक 4 की गोली बनाएगा, और क्योंकि वो एक एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है
इसलिए उसके पास उस गोली का सारा सामान भी मौजूद होगा। ये सुनते ही अचानक से ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी आ गई और उसने इसी परेशानी में कहा, रैंक 4 की गोली? लेकिन हकीम ज़ारांत, मुझे तो लगता है कि उसकी काबिलियत के हिसाब से जुमाका के लिए रैंक 5 की गोली बनाना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? इस पर हकीम ज़ारांत ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ वो बना सकता है, लेकिन उस गोली के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए वो रैंक 5 की गोली इस तरह के कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। इतने में ध्रुव ने आह भरते हुए हकीम ज़ारांत से कहा, चलिए मान लेते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा, फिर भी तो एक रैंक 4 की गोली के सामने मैं क्या ही कर लूंगा। सच कहूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप इस बात के लिए मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन मेरी काबिलियत फिलहाल इतनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक रैंक 3 की गोली बना पाऊंगा, और तो और शायद उस गोली के लिए भी मेरे पास ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं होंगी। वहीं ध्रुव की बात सुनकर हकीम ज़ारांत ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, हाँ ध्रुपद, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जुमाका से जीतो, और शायद ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें ताकतवर दवा का नुस्खा और सामान दे सकता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद का भरोसा। इसलिए मेरा तुमसे ये सवाल है कि क्या तुम वो दवा बनाने का भरोसा रखते हो? वहीं हकीम ज़ारांत का सवाल सुनकर ध्रुव मनी मन थोड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जानना चाहूंगा वो दवा किस रैंक की है और उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि हकीम एसोसिएशन के पास गोलियों के नुस्खों का खजाना था। इसका मतलब हकीम ज़ारांत उसे जो भी नुस्खा पकड़ाने वाले थे वो कोई मामूली नुस्खा तो होगा नहीं, बल्कि कोई बहुत ही ताकतवर नुस्खा होता। और अगर ध्रुव को ऐसा ताकतवर नुस्खा मुफ्त में ही मिल रहा था तो आखिर वो कैसे इस चीज के लिए मना कर सकता था? तो आखिर कौन सी दवा का नुस्खा थमाएंगे हकीम ज़ारांत ध्रुव को, और क्या वो इस दवा को बनाने में कामयाब हो पाएगा? क्या जीत पाएगा वो इस कॉम्पिटिशन को? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।